हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल SK क्लासेस बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं के हिंदी के 10 ऐसे VVI सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा गया भी ये क्वेश्चन है। हर साल आता है ये क्वेश्चन और इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। इसका उत्तर है कि आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिससे व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता हो सकती है। जाति प्रथा में यह व्यवस्था नहीं है। किसी काम में पारंगत होने के लिए पर भी जाति प्रथा जाति से अलग वह काम अपनाने का अवसर नहीं देती। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, भले ही पेशे के अनुपयुक्त होने के कारण उसे भूखा मरना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका उत्तर होगा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 20 के दांत पाठ से लिया गया है और ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा गया है, हर साल पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। सेन साहब कासू को विद्यालय में पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। तो इसका उत्तर है कि सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने घर पर ही कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी, ऐसा सेन साहब ने व्यवस्था किया था। इसलिए कासू को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। यानी कि इसका मुख्य कारण है कि सेन साहब जो अपने बच्चे को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने अपने घर पर ही, अपने घर के कारखाने पर ही बढ़ई मिस्त्री को बुलाए थे, जो कि वो बढ़ई मिस्त्री आकर के इनके बेटे को ठोक पीट यानी कि बढ़ई मिस्त्री का काम करवाता था और ठोक पीट इधर उधर करवाता था। उसके बाद में जिससे कासू की उंगलियां जो है औजारों से अभी से वाकिफ हो जाएगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 20 के दांत की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 20 के दांत की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो 20 उत्तर है, प्रस्तुत रचना के शीर्षक की उपयुक्तता के प्रमुख कसौटियाँ कथा वस्तु की प्रतीकता, आकर्षकता तथा संक्षिप्तता, ये सारे गुण 20 के दांत शीर्षक में मौजूद है। प्रस्तुत रचना में सारी कहानी सेन दंपति के अहम के चारों ओर घूमती है। शीर्षक में अहम के 20 तत्व मौजूद हैं। यह शीर्षक अत्यंत आकर्षक है क्योंकि यह पाठक को इस बात की ओर खींचती है कि ये 20 के दांत है क्या। यह शीर्षक बोलने, समझने और आकर्षण में तेज है, अतः यह शीर्षक सार्थक है और प्रस्तुत रचना का सही प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6।
कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? इसका उत्तर है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मदन के मन का द्वेष और कासू द्वारा मदन पर हाथ चलाना था। मदन गली में अपने साथियों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी वहां पहुंचा और खेलना चाहा, किंतु मदन ने उसे खेलने से मना किया। इस पर कासू ने गुस्सा चला दिया। मदन भी उस पर टूट पड़ा। लेखक इस प्रसंग के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि अदब और रुआब की परवाह बड़ों को होती है, अर्थात मान मर्यादा की परवाह जो है बड़ों को होती है। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें भला फिक्र किस बात की। सो कासू की हरकत पर उसका सही जवाब दे दिया, परिणाम चाहे जो भी हो। अगला क्वेश्चन नंबर 7, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका सही उत्तर है सेन साहब को 5 पुत्रियां थी। पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि भारत से हम क्या सीखे पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो इसका सही उत्तर है कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग, भूभाग और परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप में और शुद्ध रूप में मिलते हैं। गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टतम पारस्परिक संबंध आदि में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारे भारत से क्या सीखे से लिया गया है। ये क्वेश्चन कहता है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? इसका सही उत्तर है लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान के विषय में कहा है कि भारत ने ही विश्व में नीति कथाओं के माध्यम से नव जीवन का संचार किया। इसके कारण ही विभिन्न मार्गों और साधनों के माध्यम में अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर फैली। हमारे यहाँ प्रचलित दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर है कि भारत एक ऐसा देश है जो सर्वत्र अति प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा है। यह देश की एक प्रयोगशाला है जिसमें जीवन की प्रत्येक समस्या के उपाय वर्णित है। यह समस्या चाहे शिक्षा की हो अथवा संसद के प्रतिनिधित्व की, कानून बनाने की हो या फिर कोई और कानूनी समस्या, सीखने सिखाने संबंधित ऐसी कोई बात विश्व के अन्य किसी देश में नहीं मिल सकती। केवल भारत जैसे प्राचीन देश में ही अतीत तथा सुदूर भविष्य की समस्याओं के विषय में सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।